स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू गोकुल कोचिंग सेंटर। हम लोग स्टेट लेवल के क्वेश्चंस देखेंगे साइंस के। पहला क्वेश्चन है, मनुष्य के नर जनन तंत्र में कौन सा अंग शामिल नहीं है? ठीक है। ऑप्शन ए है वृषण, ऑप्शन बी है अधिवृषण, ऑप्शन सी है अंडाशय एंड ऑप्शन डी है शुक्राशय। ठीक है, तो इसका आंसर हमारा अंडाशय जो है ये सही है। ठीक है, तो ये हमारा अंडाशय नर जनन तंत्र में नहीं होता है, जबकि ये मादा जनन तंत्र में होता है। बाकी जो तीनों है वृषण, अधिवृषण और शुक्राशय, ये नर जनन तंत्र में पाए जाते हैं। ठीक है। मनुष्य के नर जनन तंत्र में एक जुड़ी वृषण यानी टेस्टिस, अधिवृषण, शुक्राशय, शुक्रवाहिनियां, मूत्रमार्ग, शीशन, प्रोटेस्ट ग्रंथि आदि शामिल होते हैं। अंडाशय मादा जनन तंत्र का भाग है, जहां अंडाणु का निर्माण होता है तथा एस्ट्रोजन और प्रोस्टोजन नामक हार्मोन का स्त्राव होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निषेचन की क्रिया किस अंग में संपन्न होती है? ठीक है, तो निषेचन की क्रिया किस अंग में संपन्न होती है? तो इसका ऑप्शन है गर्भाशय में, ऑप्शन बी है अंडवाहिनी में, ऑप्शन सी है अंडग्रंथि में और ऑप्शन डी है योनि मार्ग में। ठीक है, तो इसका ऑप्शन हमारा बी सही होगा, अंडवाहिनी में। ठीक है, निषेचन की क्रिया किसमें संपन्न होती है? अंडवाहिनी में होती है। मानव शरीर में निषेचन की क्रिया अंडवाहिनी में संपन्न होती है। इस वाहिनी में शुक्राणु यानी नर युग्मक तथा अंडाणु मादा युग्मक के निषेचन से युग्मनज का निर्माण होता है। ठीक है, निषेचन की क्रिया में नर युग्मक का केवल केंद्रक, ठीक है, निषेचन की क्रिया में नर युग्मक का केवल केंद्रक, जबकि संपूर्ण मादा युग्मक का भाग लेता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्यों में गर्भकाल कितने दिनों का होता है? ठीक है, तो इसका ऑप्शन है 180 दिन, ऑप्शन बी है 280 दिन, ऑप्शन सी है 380 दिन एंड ऑप्शन डी है 350 दिन। ठीक है, तो इसका ऑप्शन हमारा बी सही होगा, 280 दिन। ठीक है, मनुष्य में सामान्यतः 280 दिन यानी लगभग 9 माह का गर्भकाल होता है। शुक्राणु द्वारा अंडाणु के निषेचन के पश्चात निर्मित युग्मनज का तीव्र विकास होता है। इसमें पहले भ्रूण और बाद में एक पूर्ण विकसित शिशु का विकास होता है। यह संपूर्ण प्रक्रिया भ्रूणी विकास कहलाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रिलैक्सिन क्या है? ठीक है, ऑप्शन ए है हमारा हार्मोन है, ऑप्शन बी एंजाइम, ऑप्शन सी है औषधि एंड ऑप्शन डी है प्रोटीन। तो इसमें क्या पूछा, रिलैक्सिन क्या है? तो इसका ऑप्शन हमारा होगा हार्मोन। रिलैक्सिन क्या है? हार्मोन है एक। रिलैक्सिन एक हार्मोन है जो प्रसव के दौरान प्लेसेंटा द्वारा स्रावित किया जाता है। यह हार्मोन स्त्रियों की शोरी मेखला के मध्य स्थित प्यूबिक सिम्फाइसिस, ठीक है, स्त्रियों की श्रोणि मेखला के मध्य स्थित प्यूबिक सिम्फाइसिस नामक उपास्थि में शिथिलन उत्पन्न करके शिशुओं के जन्म में सहायता करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव भ्रूण का हृदय कब स्पंदन करना प्रारंभ कर देता है? ऑप्शन ए है विकास के प्रथम सप्ताह में, ऑप्शन बी है विकास के तृतीय सप्ताह में, ऑप्शन डी है विकास के चतुर्थ सप्ताह में एंड ऑप्शन डी है विकास के छठे सप्ताह में। ठीक है, तो इसका आंसर होगा हमारा सी, विकास के चतुर्थ सप्ताह में। तो मानव भ्रूण का हृदय विकास के चौथे सप्ताह में स्पंदन करना प्रारंभ कर देता है। भ्रूणी विकास के चतुर्थ सप्ताह में हृदय का स्पंदन प्रारंभ हो जाता है। भ्रूणी विकास के तीसरे से 8वें सप्ताह तक की अवधि भ्रूण विकास काल कहलाती है। इस अवधि में शरीर के अंगों का विकास होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी कला विकासशील भ्रूण की शुष्कन से रक्षा करती है? कौन सी कला विकासशील भ्रूण की शुष्कन से रक्षा करती है? ऑप्शन ए है एमनियॉन, ऑप्शन बी है गर्भाशय भित्ति, ऑप्शन सी है कोरियन और ऑप्शन डी है पीतल कोश। ठीक है, तो इसका ऑप्शन होगा हमारा ए, एमनियॉन। ठीक है, एमनियॉन। एमनियॉन कला विकासशील भ्रूण की शुष्कन से रक्षा करता है। एमनियॉन नामक कला अथवा झिल्ली का आवरण बनाती है। इसके भीतर एमनियोटिक तरल भरा होता है जो भ्रूण को नमी प्रदान करता है तथा बाह्य दबाव एवं धक्कों से इसकी सुरक्षा करता है।
कोरियन भ्रूण के आवरण का बाह्य स्तर है। कोरियन और एमनियन मिलकर भ्रूण के चारों ओर आवरण का निर्माण करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोषण का उद्देश्य है। ऑप्शन ए शारीरिक की वृद्धि एवं विकास, ऑप्शन बी है शारीरिक क्रियाओं हेतु ऊर्जा की पूर्ति, ऑप्शन सी है रोगों से सुरक्षा एंड ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। ठीक है, तो पोषण का उद्देश्य शरीर की वृद्धि का विकास, शारीरिक क्रियाओं हेतु ऊर्जा की पूर्ति और रोगों से सुरक्षा। तो ये तीनों ही ऑप्शन सही हैं। जीवन अपने शरीर की वृद्धि एवं विकास के लिए शारीरिक क्रियाओं हेतु ऊर्जा प्राप्त करने के लिए तथा रोगों की सुरक्षा के लिए पोषण पदार्थों को ग्रहण करते हैं। पोषक पदार्थों ग्रहण करके उनका उपयोग करने की प्रक्रिया पोषण कहलाती है। ठीक है, पोषक पदार्थों को ग्रहण करके उनका उपयोग करने की प्रक्रिया पोषण कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोजन की प्रवृत्ति एवं उसके उपयोग की विधि के आधार पर जंतु पोषण का एक प्रकार नहीं है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है हमारा, भोजन की प्रकृति एवं उसके उपयोग की विधि के आधार पर जंतु पोषण का एक प्रकार नहीं है। ऑप्शन ए है हमारा पूर्णभोजी पोषण, ऑप्शन बी है परजीवी पोषण, ऑप्शन सी है प्रकाश संश्लेषण एंड ऑप्शन डी है मृतोपजीवी पोषण। ठीक है, तो इसका ऑप्शन हमारा सी सही होगा, प्रकाश संश्लेषण। भोजन की प्रकृति एवं उसके उपयोग की विधि के आधार पर जंतु में पोषण एक प्रकार नहीं है, तो प्रकाश संश्लेषण पौधों में होता है, जंतुओं में नहीं होता। ठीक है, तो ये विधि नहीं है। तो भोजन की प्रकृति एवं उसे ग्रहण करने की विधि के आधार पर जंतु पोषण तीन प्रकार के होते हैं। पूर्णभोजी पोषण या ठीक है, पूर्णभोजी पोषण में क्या होता है, या पौधों एवं जंतु से प्राप्त भोजन को ठोस अथवा तरल रूप में ग्रहण करने की विधि है। ठीक है, या पौधों एवं जंतुओं में प्राप्त भोजन को ठोस अथवा तरल रूप में ग्रहण करने की विधि है। इसके अंतर्गत शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी तथा अपमार्जक जंतु आते हैं। ठीक, और दूसरा पोषण है परजीवी पोषण। इसके अंतर्गत एक जंतु किसी अन्य जंतु के साथ स्थायी अथवा अस्थायी संपर्क बनाकर उससे अपना भोजन प्राप्त करते हैं। ठीक है, जैसे बाह्य परजीवी जूं, जोंक, मच्छर तथा आंतरिक परजीवी गोल कृमि, फीता कृमि। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा मृतोपजीवी पोषण। इस पोषण विधि में जंतु मृत जंतुओं एवं पादपों के शरीर से कार्बनिक पदार्थों का अवशोषण करते हैं। ठीक है, इस पोषण विधि में जंतु मृत जंतुओं एवं पादप के शरीर से कार्बनिक पदार्थों का अवशोषण करते हैं, जैसे कवक और जीवाणु आदि। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोषण की किस विधि को प्राणी संपोषण भी कहा जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए है हमारा परजीवी पोषण। क्वेश्चन है हमारा, पोषण की किस विधि को प्राणी संपोषण भी कहा जाता है। ऑप्शन ए है परजीवी पोषण, ऑप्शन बी है पूर्णभोजी पोषण, ऑप्शन सी है मृतोपजीवी पोषण एंड ऑप्शन डी है प्रकाश संश्लेषण। ठीक है, तो इसका आंसर हमारा होगा 2, तो ऑप्शन बी होगा हमारा पूर्णभोजी पोषण। ठीक है, तो इसका ऑप्शन हमारा पूर्णभोजी पोषण होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊर्जा प्रदान करने वाले पोषक तत्व है। ऑप्शन ए है हमारा प्रोटीन, ऑप्शन बी है कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन सी है खनिज एंड ऑप्शन डी है विटामिन। ठीक है, तो इसका आंसर होगा हमारा बी कार्बोहाइड्रेट। ऊर्जा प्रदान करने वाले पोषक तत्व है कार्बोहाइड्रेट। जंतुओं द्वारा ग्रहण किया गया भोजन, ठीक है, जंतुओं द्वारा ग्रहण किया जाने वाला भोजन उनके पोषक पदार्थों का जटिल मिश्रण है। भोजन में सम्मिलित पोषक तत्वों को शरीर के उनके कार्यों के आधार पर निम्नलिखित वर्गों में विभाजित किया जाता है। तो पहला ऊर्जा प्रदान करने वाले पदार्थ कार्बोहाइड्रेट एवं वसा, शरीर का निर्माण करने वाले पदार्थ प्रोटीन, उपापचय क्रियाओं को नियंत्रित करने वाले पदार्थ है जल, विटामिन तथा खनिज। ठीक है, उपापचय क्रियाओं को नियंत्रित करने वाले पदार्थ जल, विटामिन तथा खनिज है। और ऑप्शन 4 है हमारा प्रतिरक्षी क्षमता निर्मित करने वाले पदार्थ। ठीक है, तो प्रतिरक्षा यानी रोगों से लड़ने की क्षमता प्रदान करने वाले पदार्थ है खनिज एवं विटामिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड तथा पॉलीसैकेराइड, ठीक है, किस पोषक पदार्थ के प्रकार है। ठीक है, मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड तथा पॉलीसैकेराइड किस पोषक पदार्थ के प्रकार है। तो ऑप्शन है हमारा प्रोटीन, ऑप्शन बी है हमारा वसा, ऑप्शन सी है खनिज लवण एंड ऑप्शन डी है कार्बोहाइड्रेट। तो इसमें आंसर होगा हमारा कार्बोहाइड्रेट हमारा क्या है, पोषक प्रकार है इन तीनों का। मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड तथा पॉलीसैकेराइड के पोषण के प्रकार हैं। मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड
तथा पॉलीसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट के प्रकार है। मोनोसेकेराइड सबसे सरल कार्बोहाइड्रेट होता है, जैसे ग्लूकोज और फ्रक्टोज आदि। डाइसेकेराइड मोनोसेकेराइड के दो अणु से मिलकर बनते हैं, जबकि पॉलीसेकेराइड अनेक मोनोसेकेराइड अणुओं से मिलकर बनते हैं। कार्बोहाइड्रेट जल अपघटन के द्वारा ग्लूकोज में विघटित हो जाता है। ठीक है, विघटित हो जाता है। ठीक है, जबकि पॉलीसेकेराइड अनेक मोनोसेकेराइड अणुओं से मिलकर बनते हैं। कार्बोहाइड्रेट जल अपघटन के द्वारा ग्लूकोज में विघटित हो जाते हैं। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट जल अपघटन द्वारा ग्लूकोज में विघटित हो जाते हैं। इस प्रकार के ऊर्जा उत्पादन के लिए संग्रहित ईंधन का कार्य करते हैं, जैसे मंड, सेल्यूलोज, काइटिन, ग्लाइकोजन आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा पोषक पदार्थ कोशिकाओं की वृद्धि एवं मरम्मत करता है? ठीक है, कौन सा पोषक पदार्थ कोशिकाओं की वृद्धि एवं मरम्मत करता है? ऑप्शन ए है प्रोटीन, ऑप्शन बी है खनिज लवण, ऑप्शन सी है वसा और ऑप्शन डी है विटामिन। तो इसका आंसर हमारा ए सही होगा, प्रोटीन। प्रोटीन पोषक पदार्थ एवं कोशिकाओं की वृद्धि एवं मरम्मत में सहायता करता है। कोशिकाओं की वृद्धि एवं मरम्मत का कार्य प्रोटीन द्वारा किया जाता है। प्रोटीन नाइट्रोजन युक्त जटिल पदार्थ है जो 20 अमीनो अम्ल के अनेक संयोजन से बने होते हैं। ठीक है, प्रोटीन हीमोग्लोबिन के शरीर में प्रोटीन हीमोग्लोबिन के रूप में शरीर में गैसीय संवहन का कार्य भी करते हैं। ठीक है, प्रोटीन क्या करते हैं, हीमोग्लोबिन के रूप में शरीर में गैसीय संवहन का कार्य करते हैं तथा हार्मोन के संश्लेषण में भाग लेते हैं। प्रोटीन के विभिन्न प्रकार होते हैं, एंजाइम, हार्मोन, रक्षात्मक प्रोटीन, एंटीबॉडीज, संरचनात्मक प्रोटीन, परिवहन प्रोटीन यानी हीमोग्लोबिन आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिकांश प्राणियों के जीवित पदार्थ का लगभग 80% भाग होता है। ठीक है, अधिकांश प्राणियों के जीवित पदार्थ का लगभग 80% भाग होता है। तो ऑप्शन ए है हमारा प्रोटीन, ऑप्शन बी है वसा, ऑप्शन सी है कार्बोहाइड्रेट एंड ऑप्शन डी है खनिज। तो इसका ऑप्शन हमारा ए सही होगा, प्रोटीन। प्रोटीन से क्या होता है, जीवित पदार्थ का 80% भाग होता है। अधिकांश प्राणियों के शरीर के जीवित पदार्थ यानी कार्बनिक पदार्थ में सर्वाधिक मात्रा प्रोटीन की पाई जाती है। सभी जीवित कोशिकाओं में प्रोटीन अनिवार्य रूप से उपस्थित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके उपापचयी प्रक्रम से अधिक ऊर्जा मिलती है? ऑप्शन ए है कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन बी है वसा, ऑप्शन सी है प्रोटीन एंड ऑप्शन डी है खनिज। ठीक है, तो किसके उपापचय प्रक्रम से अधिकतम ऊर्जा मिलती है? तो ऑप्शन हमारा बी सही होगा, वसा। वसा के प्रक्रम से अधिक ऊर्जा मिलती है। वसा के उपापचय प्रक्रम यानी पाचन एवं अवशोषण से अन्य पोषक अन्य पोषण पदार्थों की अपेक्षा अधिक मात्रा में ऊर्जा प्राप्त होती है। पूर्ण ऑक्सीजन की स्थिति में 1 ग्राम वसा से 9.3 किलो कैलोरी ऊर्जा, 1 ग्राम ग्लूकोज यानी कार्बोहाइड्रेट से 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा तथा 1 ग्राम प्रोटीन से 5.4 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तरुण तथा वृद्ध व्यक्तियों में प्रोटीन की आवश्यकताएं होती हैं? ऑप्शन ए हमारा लगभग एक समान, ऑप्शन बी है तरुणों में उच्चतर तथा वृद्धों में न्यूनतर, ऑप्शन सी है वृद्धों में उच्चतर तथा तरुणों में न्यूनतर और ऑप्शन डी तरुणों में बहुत अधिक और वृद्धों में बहुत कम। ठीक है, तो इसका ऑप्शन हमारा सी सही होगा, वृद्धों में उच्चतर तथा तरुणों में न्यूनतर होती है। वृद्ध व्यक्तियों को तरुणों की अपेक्षा अधिक प्रोटीन की आवश्यकता होती है, क्योंकि वृद्धावस्था में उनके शरीर में मांसपेशियां तथा हड्डियां कमजोर हो जाती हैं तथा शरीर में प्रोटीन संश्लेषण की दर भी कम हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित भोज्य पदार्थों में से किसमें सभी अनिवार्य अमीनो अम्ल उपस्थित नहीं होते हैं? ठीक है, क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित भोज्य पदार्थों में से किसमें सभी अनिवार्य अमीनो अम्ल उपस्थित नहीं होते हैं? तो ऑप्शन ए है चावल, ऑप्शन बी है दूध, ऑप्शन सी है अंडा एंड ऑप्शन डी है सोयाबीन। तो इसका आंसर होगा ए चावल। चावल में सभी अमीनो अम्ल उपस्थित नहीं होते हैं। प्रोटीन का निर्माण करने वाले प्रोटीन का निर्माण करने वाले 20 अमीनो अम्ल में से 9 को अनिवार्य अमीनो अम्ल माना गया है। ठीक है, अनिवार्य अमीनो अम्ल माना गया है। ऐसे खाद्य पदार्थ जिनमें इन 9 अनिवार्य अमीनो अम्ल की अधिक प्रचुर मात्रा में होती है वे संपूर्ण प्रोटीन कहलाते हैं। दूध, मछली, अंडा, मांस तथा सोयाबीन आदि खाद्य पदार्थों में सभी अनिवार्य अमीनो अम्ल हैं। ठीक है, 9 अनिवार्य अमीनो अम्ल है। पहला है ट्रिप्टोफैन और दूसरा है थ्रियोनीन, तीसरा है आइसोल्यूसिन और फोर्थ है ल्यूमिसिन, लाइसिन,
मेथियोनीन प्लस सिस्टीन, और 7th है फेनिलेलीन टायरोसिन, ठीक है, और 8वां है वैलीन, और 9वां है हिस्टिडीन, ठीक है। इन सभी एमिनो अम्ल की आवश्यकता पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन प्रोटीन को विकृत नहीं करता है? ऑप्शन ए है ऊष्मा, ऑप्शन बी है अवरक्त किरणें, ऑप्शन सी है एक्स किरणें, ऑप्शन डी भारी धातु लवण। तो इसका ऑप्शन होगा हमारा डी, भारी धातु लवण क्या करते हैं, प्रोटीन को विकृत नहीं करते हैं। प्रोटीन का निर्माण अमीनो अम्ल के संयोजन से होता है तथा अमीनो अम्ल कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन के संयोग से बनते हैं, ठीक है। तो अमीनो अम्ल किसके संयोग से बनते हैं? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के संयोग से बनते हैं। कभी कभी इनमें गंधक भी पाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्फा कैरोटीन नामक प्रोटीन उपस्थित होता है। ऑप्शन ए रक्त में, ऑप्शन बी है त्वचा में, ऑप्शन सी है ऊन में, और ऑप्शन डी है अंडों में। तो इसका ऑप्शन होगा हमारा बी, त्वचा में। त्वचा में अल्फा कैरोटीन नामक प्रोटीन पाया जाता है। अल्फा अल्फा कैरोटीन, ठीक है, नामक तंतुमय प्रोटीन समूह का एक प्रकार है। अल्फा कैरोटीन कैरोटीन नामक तंतुमय प्रोटीन का एक प्रकार है। अल्फा कैरोटीन प्रोटीन स्तनधारियों की त्वचा के बाह्य स्तर, बालों, नाखूनों, जंतुओं के सींगों एवं खुरों आदि में पाया जाता है, ठीक है। तो अल्फा कैरोटीन प्रोटीन स्तनधारियों की त्वचा के बाह्यतर स्तर, बालों, नाखूनों, जंतुओं के सींगों एवं खुरों आदि में पाया जाता है। बीटा कैरोटीन नामक प्रोटीन पक्षियों एवं सरीसृप में पाया जाता है, ठीक है। अल्फा कैरोटीन स्तनधारियों में, बीटा कैरोटीन पक्षियों एवं सरीसृपों में पाया जाता है। इससे पक्षियों में बीटा कैरोटीन से क्या होता है, पक्षियों के पंखों, नाखूनों, पंजों एवं चोंच तथा सरीसृपों के शल्कों तथा कवचों का निर्माण होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर की धीमी वृद्धि निम्नलिखित में से किस पोषण पदार्थ की कमी के कारण होता है? ऑप्शन ए है वसा, ऑप्शन बी है विटामिन, ऑप्शन सी है प्रोटीन एंड ऑप्शन डी है उपयुक्त में से कोई नहीं, ठीक है। तो इसका ऑप्शन हमारा सी होगा, प्रोटीन, ठीक है। प्रोटीन पोषक पदार्थ की कमी के कारण वृद्धि धीमी हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गाय के दूध, ठीक है, गाय के दूध का रंग पीला सफेद किस कारण होता है? ऑप्शन है कैसीन, ऑप्शन बी है लैक्टोज, ऑप्शन सी है कैसीन के साथ कैरोटीन, ऑप्शन डी है लैक्टोज के साथ ब्यूटीरिक अम्ल, ठीक है। तो इसका ऑप्शन होगा हमारा सी, कैरीसिन के साथ कैरोटीन, कैसीन के साथ कैरोटीन, ठीक है। गाय के दूध में कैसीन नामक प्रोटीन की उपस्थिति के कारण दूध का रंग सफ़ेद होता है, जबकि कैरोटीन, ठीक है, जबकि कैरोटीन के कारण नामक प्रोटीन की उपस्थिति के कारण इसका रंग हल्का पीला होता है। गाय के दूध में वसा की मात्रा गाय के दूध में वसा की मात्रा भैंस के दूध की अपेक्षा कम होती है। गाय के दूध में लगभग 3.5 से 4% वसा होती है, जबकि भैंस के दूध में 7.2% वसा होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विटामिन क्या होते हैं? ऑप्शन ए है कार्बनिक यौगिक, ऑप्शन बी है अकार्बनिक यौगिक, ऑप्शन सी है जीवित जीव, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो इसका ऑप्शन होगा हमारा ए सही होगा, कार्बनिक यौगिक। विटामिन क्या होते हैं? कार्बनिक यौगिक होते हैं। सर्वप्रथम वर्ष 1992 में वैज्ञानिक कैसिमिर फंक ने विटामिन शब्द का प्रयोग किया था। कब? 1992 में कैसिमिर फंक ने विटामिन शब्द का प्रयोग किया था। विटामिन जटिल कार्बनिक यौगिक है जो शरीर की उपापचय क्रियाओं के समुचित क्रियान्वयन के लिए आवश्यक होते हैं। विटामिन शरीर में संश्लेषित नहीं होते हैं, ठीक है, इसलिए ये भोजन के माध्यम से ग्रहण किए जाते हैं। विटामिन को सहायक आहार भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खट्टे फलों में कौन सा विटामिन पाया जाता है? ऑप्शन ए है विटामिन ए, ऑप्शन ए विटामिन ए, ऑप्शन बी है विटामिन बी, ऑप्शन सी है विटामिन सी एंड ऑप्शन डी है विटामिन डी। तो खट्टे फलों में विटामिन सी पाया जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन सी हमारा सही होगा। खट्टे फलों जैसे नींबू, संतरा, पपीता, अनानास, आम आदि में विटामिन सी पाया जाता है। विटामिन सी को एस्कॉर्बिक एसिड भी कहते हैं, ठीक है। विटामिन सी को एस्कॉर्बिक एसिड भी कहते हैं। यह कोलेजन नामक
संरचनात्मक प्रोटीन के निर्माण, लौह के अवशोषण, घाव भरने तथा त्वचा के स्वास्थ्य के लिए अत्यंत आवश्यक है। शरीर में विटामिन सी की कमी से स्कर्वी नामक रोग हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित विटामिनों में से कौन सा शरीर में भंडारित नहीं होता है? ऑप्शन ए है विटामिन ए, ऑप्शन बी है विटामिन सी, ऑप्शन ए है विटामिन ए, ऑप्शन बी है विटामिन सी, ऑप्शन सी है विटामिन डी एंड ऑप्शन डी है विटामिन ए। तो निम्नलिखित में कौन सा विटामिन शरीर में भंडारित नहीं होता है? तो इसका ऑप्शन होगा हमारा विटामिन सी। विटामिन सी शरीर में भंडारित नहीं होता। विटामिन सी मानव शरीर में संश्लेषित नहीं होता है और यह जल में घुलनशील है, इसलिए बाह्य स्रोतों से ग्रहण किया जाता है। विटामिन सी शरीर में अत्यंत कम अवधि तक ही रहता है और मूत्र के साथ उत्सर्जित हो जाता है। इस प्रकार शरीर में इसका संचयन नहीं होता है। ठीक है, रक्त का थक्का बनाने में किस विटामिन की आवश्यकता होती है? ऑप्शन ए है विटामिन सी, ऑप्शन बी विटामिन के, ऑप्शन सी विटामिन ई एंड ऑप्शन डी है विटामिन डी। तो इसका ऑप्शन होगा हमारा विटामिन के, यानी कि ऑप्शन बी हमारा सही होगा। विटामिन के यौगिकों का एक समूह है जिसमें विटामिन के वन हरी पत्ती वाली सब्जियों से प्राप्त तथा विटामिन के टू मांस अंडों चीज़ों से प्राप्त करना मुख्य यौगिक है। विटामिन के चोट लगने के बाद रक्त का थक्का बनाने में सहायक होता है। ठीक है, जब हमें चोट लग जाती है तो उसमें रक्त का जो थक्का बनता है किसकी वजह से होता है? विटामिन के की वजह से, ताकि अधिक रक्त बहने से बचाया जा सके। इसके अतिरिक्त यह विटामिन अस्थि उपापचय तथा रक्त में कैल्शियम की मात्रा के नियंत्रण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? ऑप्शन ए है रिकेट्स, ऑप्शन बी है बेरी, ऑप्शन सी है रतौंधी एंड ऑप्शन डी है किलोसिस। ठीक है, तो इसका ऑप्शन हमारा ए सही होगा, रिकेट्स। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होता है। विटामिन डी की कमी से बच्चों में रिकेट्स तथा वयस्कों में ऑस्टियोमोलेसिस नामक रोग हो जाता है। ठीक है, बच्चों में रिकेट्स तथा वयस्कों में ऑस्टियोमेलेसिया नामक रोग हो जाता है। रिकेट्स से प्रभावित बच्चों के पैरों की हड्डियां टेढ़ी हो जाती हैं। ऑस्टियोमेलेसिया से प्रभावित वयस्कों की रीढ़ की हड्डी झुक जाती है और हड्डियों के टूटने की संभावना बढ़ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलसी किस पोषक तत्व प्रचुर स्रोत है? ठीक है, ऑप्शन ए विटामिन सी, ऑप्शन बी ओमेगा 3 वसी अम्ल, ऑप्शन सी है आवश्यक अमीनो अम्ल और ऑप्शन डी है प्रतिऑक्सीडेंट्स। ठीक है, तो इसका ऑप्शन हमारा बी सही होगा, ओमेगा 3 वसी अम्ल। ठीक है, अलसी के पोषक तत्व प्रचुर स्रोत है ओमेगा 3 वसी अम्ल। अलसी समशीतोष्ण प्रदेशों का पौधा है। इसमें ओमेगा 3 वसी अम्ल पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है, जो रक्त नलिकाओं में वसा के जमाव को रोकने में सक्षम होता है तथा संबंधी रोगों की संभावनाओं को कम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा विटामिन ए प्राकृतिक स्रोत नहीं है? ठीक है, निम्न में कौन विटामिन ए का प्राकृतिक स्रोत नहीं है? ऑप्शन ए है हमारा आम, ऑप्शन बी है पपीता, ऑप्शन सी है हमारा गाजर एंड ऑप्शन डी है दूध। ठीक है, तो इनमें से विटामिन ए का स्रोत कौन सा नहीं है? तो इसका ऑप्शन होगा हमारा डी, ये हमारा विटामिन ए का स्रोत नहीं है। आम, पपीता, गाजर विटामिन ए के प्राकृतिक स्रोत है, जबकि दूध विटामिन ए का प्राकृतिक स्रोत नहीं है। विटामिन ए की कमी से रतौंधी नामक रोग हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे शरीर में त्वचा तल के नीचे विद्यमान वसा निम्नलिखित में किसके विरुद्ध अवरोधक का कार्य करती है? ऑप्शन ए है शरीर की ऊष्मा का क्षय, ऑप्शन बी है आवश्यक क्षारीय द्रव्यों का क्षय, ऑप्शन सी है शरीर के लवणों का क्षय, ऑप्शन डी है वातावरण से हानिकारक सूक्ष्म जीवों का प्रवेश। तो इसका ऑप्शन होगा हमारा ए, शरीर की ऊष्मा का क्षय करने में अवरोध उत्पन्न करती है। हमारे शरीर में त्वचा तल के नीचे विद्यमान वसा शरीर की ऊष्मा के क्षय के विरुद्ध अवरोध का कार्य करती है। ठीक है, त्वचा तल के नीचे विद्यमान वसा शरीर की ऊष्मा के क्षय के विरुद्ध अवरोधक का कार्य करती है, अर्थात यह शरीर के ताप को बाहर निकालने से रोकती है और शरीर को वातावरणीय ताप के प्रभाव से बचाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सामान्य क्रियाशील महिला के लिए प्रोटीन की उपयुक्त दैनिक मात्रा है। ऑप्शन ए है 30 ग्राम, ऑप्शन बी है 37 ग्राम, ऑप्शन सी है 40 ग्राम एंड ऑप्शन डी है 45 ग्राम। ठीक है, तो इसका ऑप्शन हमारा
डी सही होगा, 45 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है महिलाओं को। सामान्य क्रियाशील महिला के लिए पोषक पदार्थों की उपयुक्त दैनिक मात्रा है। प्रोटीन होगा 45 से 46 ग्राम, वसा होगा 20 ग्राम, कैल्शियम होगा 400 मिलीग्राम और आयरन होगा 30 मिलीग्राम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वह प्रोटीन जो मस्तिष्क के लिए गंभीर रोग एल्जाइमर को उत्पन्न करता है। वह प्रोटीन जो मस्तिष्क के गंभीर रोग एल्जाइमर को उत्पन्न करता है। ऑप्शन ए है एमिलॉइड मोनोप्रोटीन, ऑप्शन बी है एमिलॉइड मल्टीप्रोटीन, ऑप्शन सी है एमिलॉइड प्रीकर्सर प्रोटीन, ऑप्शन डी है एमिलॉइड लेप्टिक प्रोटीन। ठीक है, तो इसका ऑप्शन हमारा सी सही होगा, एमिलॉइड प्रीकर्सर प्रोटीन। ठीक है, ये गंभीर रोग एल्जाइमर को उत्पन्न करता है, एमिलॉइड प्रीकर्सर प्रोटीन। बीटा एमिलॉइड प्रीकर्सर प्रोटीन मस्तिष्क के गंभीर रोग एल्जाइमर को उत्पन्न करता है। इस रोग से प्रभावित व्यक्ति की मानसिक क्षमता कम हो जाती है तथा उसकी याददाश्त कमजोर हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लंबे समय तक उपवास रखने का सर्वाधिक प्रभाव शरीर के किस अंग पर पड़ता है। ऑप्शन ए है अमाशय, ऑप्शन बी है यकृत, ऑप्शन सी है फेफड़े एंड ऑप्शन डी है गुर्दे। ठीक है, तो लंबे समय तक उपवास रखने पर सर्वाधिक प्रभाव हमारे शरीर के किस अंग पर पड़ता है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी होगा गुर्दे पर। ठीक है, तो सबसे अधिक प्रभाव गुर्दे पर पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंजाइम के प्रोटीन भाग को क्या कहते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन ए है आइसो एंजाइम, ऑप्शन बी है होलो एंजाइम, ऑप्शन सी है एपो एंजाइम एंड ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। तो इसका ऑप्शन होगा हमारा एपो एंजाइम। एंजाइम के प्रोटीन भाग को एपो एंजाइम कहते हैं। ठीक है, एंजाइम के प्रोटीन भाग को एपो एंजाइम कहा जाता है एवं एपो एंजाइम की सक्रियता के आधार पर इसे प्रो एंजाइम अथवा जाइमोजन के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका संश्लेषण यकृत द्वारा किया जाता है। ऑप्शन है विटामिन ए, ऑप्शन बी है विटामिन ई, ऑप्शन सी है विटामिन डी एंड ऑप्शन डी है विटामिन के। ठीक है, तो इसका ऑप्शन डी सही होगा, विटामिन के संश्लेषण यकृत द्वारा किया जाता है। विटामिन के का संश्लेषण यकृत विटामिन के का संश्लेषण करता है। विटामिन के रक्त का स्कंदन करने में सहायता करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह धातु कौन सी है जो विटामिन बी 12 की एक घटक है। ऑप्शन ए आयरन, ऑप्शन बी मैग्नीशियम, ऑप्शन सी जिंक और ऑप्शन डी कोबाल्ट। ठीक है, तो इसका ऑप्शन हमारा डी सही होगा, कोबाल्ट। कोबाल्ट विटामिन बी 12 का एक घटक है। विटामिन बी 12 का प्रमुख घटक कोबाल्ट है। विटामिन बी 12 का दूसरा नाम है साइनोकोबालेमीन। ठीक है, विटामिन बी 12 का नाम है साइनोकोबालेमीन। इसका स्रोत है मांस, मछली, यकृत, अंडा, दूध इत्यादि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन बी 2 का अन्य नाम। ऑप्शन है थायमीन, ऑप्शन बी है हीमोग्लोबिन, ऑप्शन सी है राइबोफ्लेविन और ऑप्शन डी है रेटिनॉल। तो इसका ऑप्शन सी सही होगा, राइबोफ्लेविन। ठीक है, विटामिन बी 2 एक सूक्ष्म पोषक तत्व है जिसे राइबोफ्लेविन भी कहा जाता है। दूध, पनीर, पत्तेदार हरी सब्जियां, फलियां, टमाटर, ईस्ट, मशरूम आदि विटामिन बी 2 के अच्छे स्रोत है। यह जल में घुलनशील विटामिन है। इसकी कमी से शरीर के भार में कमी आ जाती है, साथ ही त्वचा, होंठ, जीवा में रूखापन आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोले कैल्सीफेरॉल रासायनिक यौगिक का सामान्य नाम है। तो इसका ऑप्शन है विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन बी एंड विटामिन सी। ठीक है, तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन बी सही होगा, विटामिन डी। विटामिन डी कोले कैल्सीफेरॉल रासायनिक यौगिक नाम है। ठीक है, आज के लिए इतना ही क्वेश्चन, बाकी के क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे नए टॉपिक पर। तब तक के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए।